नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सपना की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहाँ रहने वाली है सपना और क्या पूरा मामला है, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले बताते हैं कि सपना कौन है। सपना एक 27 साल की युवती है। सपना की शादी बृजमोहन धाकड़ से हुई है। एक बेटी है दोनों की, और अभी 7 सितंबर को सपना जुड़वा बेटों को जन्म देती है। फिर 23 सितंबर को अचानक बच्चे गायब हो जाते हैं। बच्चे कहाँ चले गए, किसने बच्चों को गायब किया और वो बच्चे कहाँ और किन परिस्थितियों में मिले, आज का ये जो पूरा वीडियो क्लिप है इसी पर ही आधारित है। तो हुआ ये कि 23 सितंबर को सपना सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने घर से निकल जाती है। जब सपना के पति की यानी कि बृजमोहन की आंख खुलती है तो देखता है कि ना पत्नी है घर में, ना बच्चे हैं। आखिर कहाँ चले गए। फ़ोन मिलाता है। पत्नी फ़ोन उठाती है और बताती है एक लोकेशन कि मैं यहाँ। बृजमोहन वहाँ पहुँचते हैं। बच्चों के बारे में पूछते हैं कि भाई तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे, क्या कर रही हो, बच्चे कहाँ हैं। तो पत्नी कहती है कि बच्चे चोरी हो गए। जुड़वा बच्चे चोरी हो गए, कहाँ से, कैसे। सपना कहती है कि वो टॉयलेट गई थी, बच्चों को सड़क पर एक साइड में रख दिया था उसने, और वहां से बच्चे चोरी हो गए। दोनों पति पत्नी थाने पहुंचते हैं। थाने वाले भी चकरा जाते हैं कि आखिर जुड़वा बच्चे जो महज 14-15 दिन के हैं वो कहाँ गायब हो सकते हैं। दोनों बेटे हैं, ऐसा भी नहीं मान सकते कि बेटी है तो माँ बाप ने कहीं इधर उधर कर दिया होगा। तो कहाँ चले गए। पूरा सरकारी अमला परेशान, पुलिस परेशान। बच्चों की खोजबीन शुरू हो जाती है। एक जगह बच्चे के कपड़े मिलते हैं तो सपना कपड़ों को पहचान जाती है। कहती है कि ये मेरे बच्चे के कपड़े हैं, लेकिन कहाँ से आए, बच्चे कहाँ हैं, कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान सपना को देवी आने लगती है। वो ऐसे बताती है जैसे माता आ रही हो उसको। तो सपना का जो पति है कहता है कि इसको भूत प्रेत का साया है और मैं मायके भेजता हूँ इसको, वहाँ पर इसका झाड़ फूक हो जाएगा। पुलिस भी तैयार हो जाती है, वो चली जाती है, सपना अपने मायके चली जाती है। अगले दिन जब सपना वहाँ से लौटती है तो पुलिस फिर जांच पड़ताल के लिए पहुँचती है। सपना कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, चलने और बोलने में दिक्कत हो रही है। उस दिन सपना को जेपी अस्पताल में एडमिट करवा दिया जाता है। ये दिन भी ऐसे ही चला जाता है। पुलिस उधर अपनी खोजबीन जारी रखे हुए है, सीसीटीवी खंगाल रही है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सपना ने बताई। जब वो क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो वहाँ पर कुछ संदिग्ध लगा पुलिस को। जैसे सपना ने कहा कि वो टॉयलेट में गई थी, सुलभ शौचालय में गई थी। पुलिस जब वहाँ चेक करती है तो देखती है कि उसका तो ताला ही 7 बजे के बाद खुलता है, जबकि ये जो घटना है, जो बच्चे गायब हुए हैं, वो 4 से 7 बजे के बीच की घटना है। फिर सपना कहती है कि वो सिटी बस, वो बताती है कि मैं पैदल गई थी, लेकिन सपना सिटी बस से उतरते हुए नजर आती है। जब बस के कंडक्टर और ड्राइवर से बात होती है तो वो बताते हैं कि सपना, वो पर्टिकुलर लेडी चढ़ी तो थी लेकिन उसके पास कोई बच्चे नहीं थे। पुलिस का सिर चकरा जाता है। खैर, उधर सपना हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज होकर आ जाती है। इस तरह से 2-3 दिन निकल जाते हैं। चौथे दिन पुलिस सुबह सुबह सपना के घर पहुंच जाती है और कहती है कि अब बहुत हो चुका, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लो, सच सच बताओ कि बच्चे कहाँ हैं। सपना उन्हें कहती है कि वो उनसे अकेले में बात करना चाहती है। पुलिस सपना को और उसके पति को लेकर थाने आ जाती है। यहाँ सपना उनको कहती है कि वो उन्हें सब बता देगी कि बच्चे कहाँ हैं, क्या है, लेकिन उसे ना फंसाया जाए। पुलिस तैयार हो जाती है। सपना उन्हें बताती है कि सपना के पति ने बच्चों का मर्डर कर दिया है, बच्चों की हत्या कर दी है, और वो उन्हें बच्चों को ले जाकर कहीं डाल आई है। पुलिस बड़ी हैरान कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन इस दौरान एक बात होती है कि सपना के जो लगातार बयान बदलने की प्रवृत्ति है वो पुलिस को ये बता देती है कि ये सच नहीं है, मामला कुछ और है। लेकिन उसका विश्वास हासिल करने के लिए
पुलिस सपना से कहती है कि हम तुम्हारे मदद कैसे करें, जब तक बच्चे या उनके शव नहीं मिल जाते हम तुम्हारी किसी भी तरह से कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सपना का विश्वास हासिल करने के लिए सपना के पति को कुछ देर के लिए लॉकअप में डाल दिया जाता है। फिर सपना पुलिस की टीम को लेकर उस जगह पहुंचती है जहां बच्चों के शव मिलते हैं, और ये इलाका है भोपाल का हबीबगंज। जो पुलिस की इस पूरी कवायद में, पुलिस की इस पूरी टीम में जो लीड कर रहे हैं उनका नाम है टीटी नगर टीआई चैन सिंह रघुवंशी। उनकी इस केस का उद्भेदन करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो पूरी घटना जो सामने आई, इस बच्चों के शव जब मिल गए और जब सपना से भी कड़ी पूछताछ की गई, तो जो सपना ने बताया लास्ट में टूट कर, वो इस तरह से है। 23 सितंबर के तड़के 4:30 बजे सपना अपने बच्चों को लेकर निकल जाती है। वो पैदल ही दोनों बच्चों को सीने से लगाकर घर से 1.5 किलोमीटर दूर हबीबगंज इलाके में पहुंचती है। हबीबगंज थाने से थोड़ी दूर पर वो बच्चों के कपड़े उतारती है। वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर के पास एक करीब 8 फीट ऊंची एक बाउंड्री वॉल है। सपना यहीं अपने हाथों से दोनों बच्चों का गला घोट देती है और उसके बाद 8 फीट की वो जो दीवार है उसके उस तरफ बच्चों को डाल देती है। अब सवाल ये उठता है कि सपना ने ऐसा किया क्यों? क्या ऐसी बात हो गई थी कि सपना ने अपने दुधमुहे जुड़वा बेटों का मर्डर कर दिया? ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हमारे सामने आती है जिसमें गर्ल चाइल्ड होने की वजह से बच्चों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन जुड़वा बेटों की हत्या कर दी, और वो भी एक पत्नी ने, एक माँ ने। ऐसा क्यों? तो सपना ने जो बताया वो सबके लिए आंख खोलने वाला है। सपना ने कहा कि उसके पति का 6 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो बेरोजगार हो गया। वो घर में ही रहता है। उनकी एक बेटी पहले से है और सास ससुर है। कमाई का कोई जरिया नहीं है। उनका खर्चा जेठ उठाते हैं, यानी कि सपना के जेठ और उसके पति ब्रिज मोहन धाकड़ के बड़े भाई। अब जब जुड़वा बच्चे हो गए तो इस बात को लेकर परिवार में हर दिन खटपट होने लगी। खासकर जो सपना की सास थी वो सपना को रोज ताना मारने लगी कि पहले ही घर का खर्च जो है वो बड़ा बेटा उठा रहा था, अब 2 बच्चे और आ गए हैं, कैसे इनका खर्चा उठेगा, कैसे होगा? परिवार में बहुत गरीबी का माहौल है, आमदनी का कोई जरिया नहीं है। ऐसे में परिवार की स्थिति क्या होगी या वहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति का आकलन भी सहज ही लगाया जा सकता है। लेकिन जो नहीं लगाया जा सकता है या आमतौर पर भारत में नहीं लगाया जाता है वो है एक प्रसूता की मानसिक अवस्था का आकलन नहीं कर पाते हैं। स्टडीज़ ये कहती है, मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि एक ऐसी महिला जो गर्भवती हो या जिसने अभी बच्चों को जन्म दिया हो, वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती है। वैसी परिस्थिति में जब घर का माहौल भी सकारात्मक ना हो, फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो, पति घर में बैठा हो और उसको हर दिन ताने मारे जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उसे ट्रिगर करने के लिए काफ़ी है। तो वैसे में कोई भी व्यक्ति वही कदम उठाता है जो कि सपना ने उठाया। ये हम नहीं कहते हैं, ये मेडिकल रिसर्च कहती है। लेकिन इस केस में सपना जिस तरह से बराबर बयान अपना बदलती रही, हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या कहें। किसी माँ को, किसी महिला को जज करना तो सही बात नहीं है, लेकिन यहाँ 2 बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, जिनकी ज़िंदगी का सवाल या कहूँ कि ज़िंदगी, उनकी मौत ये सवाल पूछ रही है कि क्या उनको जीने का हक नहीं था? आखिर उनकी ऐसी क्या गलती थी जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? ये उनके घर में जो उनकी दादी और उनकी माँ के बीच में जो भी खटपट चल रही हो या उनका पिता जो कमा नहीं पा रहा हो, इसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर क्यों चुकाना पड़ा? ये आप अपने आप से भी पूछिए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए समाज के एक प्रबुद्ध नागरिक के बतौर आखिर आप क्या कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए, और हमें भी बताइए। शुक्रिया।